अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 365। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में अब सेमीफाइनल्स का सबको इंतज़ार है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में एक खबर ने आज हलचल मचाई और वो ये है कि पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला ये किया है कि तमाम खिलाड़ियों पर उनकी जो गैर मेयारी कारकर्दगी है उसके बाद 50 लाख फ़ीकस जो है वो जुर्माना आयद किया जाएगा। क्रिकेट की रीसेंट हिस्ट्री में मुझे तो याद नहीं पड़ता कि किसी टीम को परफॉर्मेंस के ऊपर इस कदर जो है वो बड़ा जुर्माना किया गया हो या जुर्माना भी किसी किस्म का आयद किया गया हो। तो क्या ये एक ठीक तरीक़ाकार रहेगा, और क्या अगर ऐसी कोई चीज़ है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब तक ऑफिशियली अनाउंस क्यों नहीं किया? मीडिया आउटलेट के जरिए खबर ज़रूर बाहर आई है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सरकारी तौर पर इस बारे में आगाह नहीं किया। आज के प्रोग्राम में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इस वक्त जो वे फॉरवर्ड है वो क्या है, और उसके साथ साथ अब पाकिस्तान ने आगे बांग्लादेश का दौरा करना है जिसकी टीम भी अनाउंस होनी है। हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे कुछ इनसाइड न्यूज़ हासिल करेंगे। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन करें पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और रुकन सिलेक्शन कमेटी शुएब मोहम्मद साहब, जिन्हें हम खुशामदीद कहते हैं, और कुछ देर में हमारे साथ जुल्करनैन शेख भी मौजूद होंगे जिनसे आज हम ज़रूर इनसाइड न्यूज़ हासिल करेंगे कि जो ये खबरें आई हैं 50 लाख जुर्माने की, बिलाखिर आखिर इसकी हकीकत क्या है। शेख भाई, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 50 लाख रुपये जुर्माना वर्ल्ड कप में गैर मयारी कारकर्दगी पर, यह खबर पहले एक मीडिया आउटलेट पर आई और उसके बाद फिर अब इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट ने भी इसको कैरी किया है कि उनके ख्याल में ये खबर दुरुस्त है। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब तक सरकारी तौर पे ऑफिशियली इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया। लेकिन जिस तरह की वो क्रेडिबल न्यूज़ आउटलेट हैं, अगर ये खबर ठीक है जो मैं ज्यूम कर रहा हूँ, तो शेख भाई, इज़ दैट वे फॉरवर्ड? क्या 50-50 लाख रुपए जुर्माना सब पे कर दें? पता नहीं साहबजादा फरहान इस बारे में क्या सोच रहे होंगे, नसीम शाह क्या सोच रहे होंगे, बट नो एक्शन अगेंस्ट सेलेक्टर्स, कोचेस, इवन दोज अपॉइंट देम। शेख भाई, आपकी क्या राय है? क्या आपके दौर में, आपने भी क्रिकेट खेली बहुत लंबा पाकिस्तान के लिए, हम यहाँ तक पहुँचे हैं, कभी इतने बड़े जुर्माने परफॉर्मेंस पर हुए हैं? नहीं गफ़ार, बिल्कुल इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि ये अमाउंट इस तरह की पेनलाइज कोई टीम को नहीं किया जाता। एक तो उनकी ये इस 50 लाख रुपए देने से ये चीज़ें अंडर द कारपेट नहीं चली जाएंगी। बेसिकली कि वो तो प्लेयर बोलेंगे कि ठीक है हम आगे खेलते भी रहेंगे, और ये 50 लाख रुपए तो ये कुछ 2-4 मैचेस और स्पॉन्सरशिप और इसी से कमा लेंगे वापस से। तो इनके लिए कोई आईब्रो रेजिंग वो अमाउंट नहीं है ये, इसलिए कि द अमाउंट दे आर गेटिंग और पेड फॉर दीज गेम्स, टूर्नामेंट्स और स्पॉन्सरशिप वगैरह, तो ये कोई ग्रेट कुछ वो आईब्रो रेजिंग अमाउंट नहीं है। पहली बात तो ये। फिर दूसरी बात ये है कि जो पीसीबी की इटसेल्फ गलतियां हैं, जो उन्होंने जो स्टेप लिए, जो गलत टीम सिलेक्शन की, सेलेक्टर्स के ऊपर भी जाता है जो आपने पॉइंट आउट किया। फिर उसके अलावा जो हसन साहब जो कोच हैं, उनकी जो इतनी मेजर गलतियां हैं, वो ही इज़ टू बी ब्लेम्ड ऑल्सो। प्लेयरों ने जो गलत तरीके से खेला या इंफीरियर परफॉर्मेंसेस दी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत ज़्यादा थी जी, वो उनकी गलतियां तो हैं ही अपनी जगह, लेकिन ये कि जो स्ट्रिंग पुल कर रहा है उसकी भी तो गलतियां इतनी सारी नज़र आई हैं। ये नहीं है कि उनकी नज़र नहीं आ रही और सिर्फ प्लेयर की परफॉर्मेंस, खेलता प्लेयर ही है, लेकिन ये जो चाल, जैसे शतरंज की बाजी के अंदर अगर 4 गलत चलेंगे तो आप गेम हारेंगे, वो उस प्लेयर या उस मोरे की गलती नहीं होगी। तो ये चीज़ मेरी समझ से बाहर है, और शायद आपने बताया 2010 में भी ऐसा कुछ। जी, हम इस वक्त प्रोग्राम के शुरू में बात करें 2010 में, मुझे याद है दौरे ऑस्ट्रेलिया में जब पाकिस्तान टीम के तनाज़ात सामने आए थे। अच्छा, ये बात भी शेख भाई मैं आपको वादे कर दूं कि ऐसा नहीं है कि कोई तनाज़े का जिक्र है, कोई डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम होना जो है, सीधा सीधा आप अच्छा नहीं खेले तो 50 लाख रुपए फाइन। तो बतौर क्रिकेटर आपने इसकी वजाहत तो कर दी कि वो क्रिकेटर्स के तो कोई वो नहीं है, लेकिन बोर्ड ये जो स्टेप ले रहा है और लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि फिर सिलेक्टर्स, आज वैसे अलीम डार जो सिलेक्शन कमेटी के रुकन हैं, उनके हवाले से खबर आई कि उन्होंने जो है ना उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। बट ये जो कटौती या फ़ाइन वगैरह है, क्या ये मसले का हल है? क्या इसकी कोई गारंटी है कि आगे चल के अच्छा खेलेंगे? नहीं, इसका एक और चीज़ भी तो आती है इसमें। तो जब अच्छा खेलेंगे तो क्या इसी तरह के इनामात से नवाजा जाएगा? 65 लाख पर मंथ तो मिल ही रहा है सर, और पैसे तो बहुत अच्छे हैं। आप कैसे, मैं आपसे कह रहा हूँ पैसे तो अच्छे मिल ही रहे हैं। पैसे तो बहुत ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं। वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ये अमाउंट तो कोई सीईओ को भी नहीं मिलती। तो बात वही है
कि एक दफ़ा या तो प्रेसिडेंट सेट करें Okay. कि हर इंफीरियर परफॉर्मेंस के ऊपर या इंडिविजुअल के ऊपर इस तरह की परफॉर्मेंस उसका जो एनालाइज किया जाएगा एंड ऑफ द मैच जी। या टूर्नामेंट, उसके अंदर आप को पेनल्टी देनी पड़ेगी। फिर तो समझ में आता है कि एक सेट हो जाए, रूल ऑफ थम बन जाए समझने पीसीबी की तरफ, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन में आ जाए तो समझ में आता है। ये वन ऑफ कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा और ये शेख भाई, मैं अपने नुमाइंदे प्रोड्यूसर साहब को बोलूंगा, जुल्करनैन शेख साहब को अगर ले लें तो वो चूंकि रिपोर्टर हैं, उनको अंदर की खबर होगी। जुल्करनैन शेख आ रहे हैं। शेख भाई, ऑफिशियली क्यों नहीं अनाउंस किया गया? मेरा सवाल तो ये है, ये न्यूज़ सही है और ये होना है, मैं तो अभी तक डाउट रखूंगा। अभी जुल्करनैन बल्कि आ गए हमारे नुमाइंदे, जरा वो रिपोर्टर हैं हमारे लाहौर में, और बल्कि इस वक्त तो वो श्रीलंका में मौजूद हैं। मैं पूछ लेता हूँ, कल परसों तो श्रीलंका में थे, वापस वो अगर आ चुके हैं तो बता दें। जुल्करनैन, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले तो बताइए कि आप वापस आ गए हैं। दूसरा, ये जो खबर है 50 लाख रुपए जुर्माना फीकस आयद किया जा रहा है, इसकी कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज अब तक नहीं आई। आपके सोर्सेज क्या कहते हैं? क्या ये खुद दुरुस्त खबर है? अगर दुरुस्त है तो अब तक इसकी प्रेस रिलीज क्यों नहीं आई? देखिए, मैं वापस जरूर आ गया हूं, क्योंकि अब कोलंबो में या श्रीलंका में रहने की कोई वजह बाकी नहीं थी, क्योंकि टूर्नामेंट तो सारा बात से रैप अप हो गया और पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को तो उन्होंने इंडिया के लिए वीजा भी नहीं दिया था और ना ही एक्रेडिटेशन दी थी। दूसरी बात, मैं अब गवार भाई, ये खबर बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल समझ आ रही है कि 50 लाख रुपए हर प्लेयर को जुर्माना होगा। तो मुझे 2-3 चीजें जो मेरे दिमाग में रिपोर्टर के तौर पर घूमती है, यानी हम आपको कहेंगे फखर जमान तुम्हें 50 लाख जुर्माना है, तुम्हें हमने मैच नहीं खिलाए थे, जो खिलाए थे तुम अच्छा खेले थे, तुम्हें 50 लाख जुर्माना है। इब्रार, हमने तुम्हें मैच नहीं खिलाए थे, बाद में खिलाया 3 विकेट ली 26 रन पे, और जो नहीं खिलाए थे उसके पर भी 50 लाख रुपए जुर्माना है। तो इस लिहाज से आप किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं ईच एंड एवरीवन को। और दूसरा, मुझे यूं लगता है कि जो करंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर मीडिया को डीलिंग बहुत अच्छे अंदाज में हो रही है। अब ये खबर आ गई ESPN क्रिक इन्फो तक चली गई, इंटरनेशनल मीडिया तक, ठीक है। अब अगर वो, मतलब मैं दानियाल को पर्सनली जानता हूँ, दानियाल अगर ये खबर दे रहा है तो उसमें पीछे ना पीछे उसके पास किसी न किसी बोर्ड के आला हुकाम के किसी का कोई ना कोई जरूर उसके पास हिंट होगा। लेकिन आप मुझे ये बताएं, इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी? मतलब ना तो आपने कोई कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की, ना आपने, या फिर आपके पास जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर ये लिखा हुआ होना चाहिए कि अगर आपकी परफॉर्मेंस ऐसी कोई क्लॉज नहीं है उसके अंदर, तो बेसिकली किसी कानून के मुताबिक होगी। मुझे यूं लगता है कि ये मीडिया में एक खबर देकर ना, एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट साइड है उसने अपने आप को जस्टिफाई कर दिया है कि देखिए, हम इन प्लेयर्स को नहीं छोड़ेंगे, इनको 50-50 लाख रुपए लेंगे, इन पे जुर्माना करेंगे, और ताकि एक जो गुस्सा है वो वहीं पे झाग की तरह बैठ जाए। अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं आई। जुल्करनैन शेख साहब, ये मतलब वही बात होगी ना, जैसे पहले सर्जरी की बात हुई थी, बहुत बड़ी कोई सर्जरी हो रही है, ऑपरेशन हो रहा है, आखिर में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ था। अब आप देखें ना, अगर मैं सिलेक्शन कमेटी की बात करूं तो अलीम डार साहब इस्तीफा दे गए हैं, बनता किसका था? देना किसको चाहिए? जिन्होंने आज रिकॉर्ड कहा था, मैं आपको पहले भी कह रहा था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, यहाँ पे आकिब जावेद ने खुद ये बात कही थी कि इस टीम की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो अब लेना, मतलब किस तरह लेंगे? हमारी जो बदकिस्मती है, हमारी जो यादाश्त है वो बहुत कम है। अब ये सारा कुछ हो ये रहा है कि आपको और मुझे और दुनिया को और पाकिस्तान, जो अब जाहिर बात है इतनी बड़ी कौम, इतनी आई बहुत है, इनको एक सुकून देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, हम जो है ना प्लेयर्स को नहीं छोड़ेंगे। और एक आम, अगर मैं और आप तो चले, हम तो रिपोर्टिंग माइंडसेट के साथ होते हैं, एक आम जो क्रिकेटिंग फैन होगा, कोई 20-25 साल का यंग लड़का होगा, उसको बड़ा मजा आ रहा होगा, उसमें कहोगे यार इनसे 50-50 लाख ले रहे हैं, पर कैसे लेंगे ये जरूरी है। और अगर ऐसी कोई चीज होती तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर ऑफिशियली करे। और फिर मैं आपको एक और चीज बताऊं कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको बगैर किसी वजह के परफॉर्मेंस की बेस पर ये जुर्माना करता है सिर्फ खिलाड़ियों को, तो उनकी सिलेक्शन करने वाले क्यों नहीं आएंगे बीच में? फिर उनकी, मतलब फिर तो पूरी चेन आती है ना जब आप चलेंगे। वो इसको हम कहते हैं ना दूसरे के, जब आप इसका खुरा उठाएंगे तो फिर सारे जिम्मेवार है ना, एक प्लेयर तो जिम्मेवार नहीं है जो अंदर खड़ा था, ठीक है, फिर सारे जिम्मेवार है। ठीक है शुएब भाई, जो जुल्करनैन ने भी बात की, यही बात मैं भी आपसे कर रहा था शुरू में, कि जो सिलेक्टर्स हैं, चले अलीम डार साहब ने तो इस्तीफा दे दिया और पता नहीं वो पीसीबी एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, ये भी हमारे यहाँ बहुत कुछ होता है, बट सिलेक्टर से कोई जवाब तलबी, कोच आपके शायद सुना है, जुल्करनैन ने का रिपोर्ट किया था हमें कि वो शायद श्रीलंका से ही चले गए, वो आ भी नहीं रहे हैं। तो इसका तरीक़ाकार क्या है? जो होना था हो गया, ये फाइन वाइन अनाउंस कर देना, वो भी ऑफिशियली ना करना, सिर्फ खबरें चल गई,
इसका प्रॉपर तरीका क्या होना चाहिए? कोई कमेटी बननी चाहिए, कोई फॉर्मर क्रिकेटर्स बैठे हैं वो इसका रिव्यू करें, आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम इसकी थी, बजाय इसके मजे की बात है कि जिन्होंने टीम सेलेक्ट की, जिन्होंने खिलाई, वही बता रहे हैं क्या गलत हुआ। नहीं सर, आपने जो करना था कर दिया, आप कोई और तो इसको सर जज करें ना, या ये खुद जज करेंगे? बात ये गफ्फार के इसके अंदर अपने स्किन बचाई जा रही है। बेसिकली मैंने पेनलाइज आपको किया तो उसका वो सारा दुनिया बोलेगी अच्छा आपकी गलती होगी, तो मैंने अपने आप को यहाँ स्किन सेव कर ली। ठीक है। एक अमाउंट इस तरह की हेफ्टी अमाउंट बता के, तो लोग यही समझेंगे अच्छा सी टोटल ये, लेकिन लोग यहाँ बेवकूफ़ नहीं बैठे हुए। बेसिकली आप जो सबसे ज़्यादा जो जिन लोगों की मेजर गलती है वो उनका तो नाम ये लोग ले ही नहीं रहे थे कि वो उन्हीं के ऊपर ये ब्लेम गेम पहले जाता है। इसे कि जैसे मैंने कल भी बताया था कि पहला जो यू गॉट टू टेक द राइट स्टेप फर्स्ट, राइट फुट फर्स्ट वाली बात है। अगर आप पहले ही गलत कदम लेंगे, पहले आपने इस तरह से सिलेक्शन कमेटी जो बनाई उसकी क्या क्रेडिट्स हैं एक तो, और फिर जो उन्होंने जब बनाई जब बैठे तो उसके अंदर हसन और सलमान भी थे और दूसरे सेलेक्टर्स भी डेफिनेटली, लेकिन उनके ऊपर भी तो जाएगा ना कि जब आपने यहाँ से बंच ऑफ प्लेयर उस कंडीशन के लिए भेजे वो करेक्ट नहीं थे। सारी पाकिस्तान यही बोल रहा था। जी जी। और हमने भी बहुत हाईलाइट किया ये जो गलतियां बिफोर द गेम हैड इवन स्टार्टेड। ये नहीं कि मैचेस हो गए और उसके बाद हम बोल रहे, तो पहले ये हाईलाइट की गई चीज़ें। तो बेसिकली अपनी स्किन बचा रहा है बोर्ड, और उनके जो आया ऑफिशियल जिस तरह वाब रियाज हैं या इवन जावेद जो चीफ सेलेक्टर हैं, जावेद हैं, और ये तमाम लोग, इनके ऊपर भी ये जाता है कि उन्होंने जो टीम जिस तरह सेलेक्ट की और फिर आगे हमारी टीम को बाहर भेजा गया श्रीलंका इस टूर्नामेंट के लिए, वहाँ गलतियाँ पहले नज़र आ गई थी। तो जब वो गलतियाँ नज़र आ गई तो इनके ऊपर ब्लेम नहीं जाएगा क्या? और पैसे से पेनल्टी लगा के ये कोई बात नहीं हुई। लेकिन मुझे एक बात बताएं सर, जैसे दुलकरनैन ने भी कहा कि फरहान साहबजादा फरहान जी ने 2 सेंचुरियां बनाकर रिकॉर्ड बना दिए, क्या वो भी 50 लाख देंगे? क्या नसीम शाह जिनको एक मैच गरीब को मिला वो भी देंगे? अबरार जिनको आप बिठाते रहे फिर खिलाते नहीं रहे, तो ये कैसा अक्रॉस द बॉर्डर बात होगी? मतलब ये मुझे समझ नहीं आती अक्रॉस द बोर्ड कि आप ये कैसे कर सकते हैं कि सब लोग देंगे, मतलब कैसे? अब मैं वो बात नहीं करना चाह रहा जो आप समझ गए होंगे, सब बराबर कैसे हो सकते हैं? बात ये है कि अभी इनकी तरफ से वो अनाउंसमेंट हुई नहीं है ऑफिशियली। ऑफिशियली नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल भी कुछ भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। नेवर नो विद पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, लास्ट मिनट पे पुल ऑफ कर लें। ये जो माइंडसेट किसी का आया होगा सर ये इस तरह से कर दें, पेनल्टी लगा दें ताकि ये कि लोगों को थोड़ा सा ठंडा हो जाए कि ये प्लेयर टीमों ने अच्छा नहीं किया, हमारी प्लेयरों ने अच्छा नहीं किया। लेकिन वही बात है कि टीम की परफॉर्मेंस पुअर रही और उसके ऊपर डाइसेक्शन होना चाहिए रादर देन दिस पेनल्टी और इस तरह, और जो अपनी जो गलतियां हैं उसको हाईलाइट नहीं कर रहा कोई, किसी भी की जो मेजर गलतियां, इससे कि वहाँ से सारा गेम स्टार्ट होता है। ठीक है दुलकरनैन, मैंने पहले भी बात की थी, आप भी बड़े अरसे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमने 2011-2012 के जो ICC वर्ल्ड कप है श्रीलंका में जाके इकट्ठे कवर किए हुए, इंडिया में भी शायद मैं 2016 में जब था, आप भी मुझे याद है शायद वहाँ मौजूद थे। सर ये ऐसा होता नहीं है कि इतनी बड़ी खबर जो है वो अनऑफिशियली आए, जैसे 2010 का भी हम तस्करा कर रहे हैं कि एजाज भट्ट साहब मरहूम जब जो वो चेयरमैन थे तो इतने बड़े बड़े जुर्माने और पाबंदियाँ लगी थी, प्रेस रिलीज आया था सीधा और पूरा का पूरा प्रेस रिलीज के अंदर एक एक चीज़ लिखी थी। यहाँ पर अभी तक ये चीज़ ऑफिशियल नहीं है, तो दुलकरनैन क्या ऐसा तो नहीं जो शेब भाई कह रहे हैं और मैं उनके स्टांस को रद्द नहीं करूँगा, यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि कल को सब मुकर ही जाए कि जी ऐसी तो कोई खबर थी नहीं? ऐसा हुआ है माजी में, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि चीज़ पहले आती है, टेस्टिंग वाटर्स होते हैं, फिर बाद में गायब, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। देखिए मैं शेब भाई से 200% एग्री कर रहा हूँ, बिल्कुल शेब भाई सही कह रहे हैं। देखिए अब मैं सवाल करता हूँ कि ये 50 लाख रुपए वाली खबर जो है, बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मीडिया हैंडलिंग है ना वो बहुत उम्दा है, मैं इसमें कोई शक नहीं है, मतलब मैं इसको पॉजिटिव अंदाज में कह रहा हूँ। अब वो मीडिया हैंडलिंग किस तरह की जाती है? मीडिया हैंडलिंग ऐसी की जाती है कि जो अवाम का दिल चाह रहा होता है ना उस तरह की एक आवाज बनाई जाती है, और ये अब टेस्टिंग जरूर है। देखिए अब ये खबर आई है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा कुछ करना चाहता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लगता है कि ये उनकी अथॉरिटी है, तो किसने उनको रोका है? उन्होंने 2 लाइनों की प्रेस रिलीज देनी है कि हम जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो मुतमईन नहीं था पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस से, और ये हमने सोचा है स्टेप लेने का, और अल्लाह खैर चला। अच्छा, इसका एक और फायदा भी होगा अखबार भाई, दूसरा फायदा ये होगा कि जब ये खबर अब आ गई इंटरनेशनल मीडिया पर, अब आ जाए
ठीक है, अब ये खबर जब आने के बाद अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो लोग जिन्होंने टीम या इन लोगों को डराना था, देखो हम आपको ये कर सकते थे, सही, लेकिन हमने नहीं किया, वो एक डरावा दे लेंगे, मतलब एक एहसान होगा जिसको पंजाबी कहते हैं ना, सारी लात कुत्ते हो जाएगी। तो इस लिहाज से मैं इस खबर की अथेंटिसिटी के हवाले से मुझे तो अभी तक है कि यार अगर आपने ये जुर्माने करने हैं तो किस बुनियाद पर करने हैं, और फिर मतलब एक ही सफ में महमूद अयाज कैसे खड़े करेंगे आप इस पूरे मामले में। वही आप वाली बात कि आप किस तरह कह सकते हैं कि फरहान जो डबल सेंचुरी स्कोर करने वाला रिकॉर्ड होल्डर है उसको भी 50 लाख रुपए जुर्माना होगा, और उसको शादाब खान को भी 50 लाख रुपए जुर्माना होगा, जिसने रिकॉर्ड किस्म की टीम में जगह रखी और इनको किसी ने नहीं हिलाया। तो इस लिहाज से ये अभी तक मुझे यूं लग रहा है कि लोगों को एक फेस सेविंग दी जा रही है, एक बस एक कहते हैं ना गुस्सा निकालने का, ठंडा करने का तरीका, और कुछ नहीं। चलिए, जो इस वक्त हालात हैं, डेफिनेटली मैं वो सियासी बात तो नहीं करना, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन है डेफिनेटली उसमें वैसे भी बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है ना वो सिचुएशन बहुत सीरियस है, तो शायद लोग जो है बहुत ज़्यादा क्रिकेट के बारे में से पता नहीं सोच भी नहीं रहे। और हमें ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो शेख साहब और जुल्करनैन साहब मेरे साथ मौजूद होंगे और हम बात करेंगे कि ये खबर तो चले आ गई, बट होना क्या है, कैप्टन बरकरार रहेंगे, हेड कोच रहेंगे, नहीं रहेंगे, कौन से सीनियर्स आ रहे हैं, कौन से ड्रॉप हो रहे हैं। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदेद। और जनाब इस वक्त हम बात करें पाकिस्तान टीम की, अब जो परफॉर्मेंस थी उसके बाद आगे होना क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जुल्करनैन से। जुल्करनैन, अब टीम तो आ चुकी है, पाकिस्तान टीम ने अब बांग्लादेश जाना है, लेकिन जो हालात हैं अभी जाहिर बात है बहुत सारी टीमें, ऑफिशियल्स भी दुबई एयरपोर्ट पे, कुछ इंडिया में फंसे हुए हैं, तो कुछ यकीन से तो नहीं कह सकते इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है। लेकिन हम तो ये चलें क्रिकेट के एंगल से बात करेंगे कि अगर टीम जा रही है तो आप क्या देख रहे हैं, क्या यही सिलेक्शन कमेटी फैसले करेगी, क्या शाहीन शाह अफरीदी वनडे कप्तान बरकरार रहेंगे, क्या बाबर आजम, रिजवान, फ़खर जमान तमाम सीनियर प्लेयर्स आपको टीम में दिखाई दे रहे हैं, या सूरत हाल चेंज भी हो सकती है? देखिए, सूरत हाल चेंज हो सकती है थोड़ा सा। मुझे यूँ लगता है कि ये चीज़ों के फैसले जो है वो बुध वाले दिन होंगे, जो मौजूदा पॉलिटिकल हालात है उसमें। अब जाहिर बात है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट और भी ड्यूटी है एज ए इंटीरियर मिनिस्टर, वो उधर बिजी है। बुध वाले दिन ये फैसले होंगे। ठीक है। अब मैं जो अभी आपकी गुफ्तगू भी मैं सुन रहा था कि हमने मौजूदा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट है इसके अंडर कप्तान कितने तब्दील कर दिए परफॉर्मेंस की बेसिस पे, पर सिलेक्शन कमेटी हमारी कितनी तब्दील हुई है, ये सवाल बहुत अहम है। फिर अभी क्या इन सीनियर प्लेयर्स के साथ बांग्लादेश जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एक फेस सेविंग भी होगी। सीनियर प्लेयर्स को आप बता देंगे बांग्लादेश का आपका ये 3 वनडे आपने खेलने हैं, हजारी बात है रिजवान को वापस ले आएंगे। मेरा नहीं ख्याल से आप चाहेंगे कि बाबर को भेज के वो बांग्लादेश के खिलाफ 2 सेंचुरियां लगा दें और फिर आप अपनी जस्टिफिकेशन ढूंढते रहे, क्योंकि पहले तो सवाल यही पैदा होता है ना जो शुएब भाई कहते हैं कि आपने बाबर को चौथे नंबर पे खिला के वैसे इसको ना खिलाने वाली बात है। तो अभी अपनी मुश्किल को ये बढ़ाएंगे नहीं, ऐसा कुछ आएगा। जो ऑपरेशन करने की बात है वो मुझे कुछ इतलात ये है कि आउट ऑफ द बॉक्स किसी को कैप्टन बनाने का फैसला होगा, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के बाद T20 के लिए अभी हमें थोड़ा सा वो कहेंगे कि ये सलमान अली आगा को बिल्कुल। और इट मेक सेंस के जुल्करनैन के जी जुल्करनैन वो इसलिए भी कहते हैं ना, इट मेक सेंस है भाई कि क्योंकि आपके पास इमीडिएट कोई T20 की असाइनमेंट है नहीं, 6 महीने बाद आपने T20 खेलना है, उससे पहले वनडे या आपके टेस्ट मैचेस हैं। सो फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं, जुल्करनैन जो कह रहे हैं कि बुध तक कुछ फैसले हो सकते हैं, क्या T20 कप्तान की तब्दीली बिल्कुल इमिनेंट हो चुकी है, हमें अब ये फैसला लेना पड़ेगा, या 6 महीने तक क्रिकेट नहीं है तो फिर बात आएगा ही ना हो जाए? सुना तो मैंने ये है, आप दोनों के लिए मैं खबर बता दूं कि मुझे तो नहीं लगता माइक हैसन के ही जा रहे हैं, क्योंकि पहले आपको कोई कोच नहीं मिल रहा था, आपने 2 को नाराज करके भेजा है, कोच बनेगा कौन? आपके पास तो आने को कोई तैयार नहीं है। तो शेख भाई, मुझे तो ये मामला ऐसे ही लग रहे हैं कि अगर 2-3 दिन में फैसले हो गए, वरना बात ये जा वो जा, शायद T20 कप्तान के अलावा कुछ ना हो। आपकी क्या राय है? इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि एक तो टाइम आपके पास 6 महीने का, जैसे आपने बताया, उसके अंदर आपको कोई हरिडली कोई स्टेप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये टूर्नामेंट को देखें, इसके अंदर हो सकता है कि आपको कोई ऐसा नया प्लेयर ऐसा निकल आए, जैसे मेरी नज़र के अंदर जैसे साहबजादा फरहान, इसलिए कि उसकी टेक्निक ऐसी है, उसका कंपोजर ऐसा है, माइंडसेट ऐसा है, स्ट्रोक ऑफ प्ले ऐसा है कि जहां वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी सुपीरियर परफॉर्मेंस दे सकता है, वनडे में भी बहुत अच्छा, और T20 में आपने देख लिया। तो आप फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यू शुड कीप एन आई ऑन साहबजादा फरहान एज अ कैप्टन।
एज अ यंग कैप्टन। अच्छा। अब ये लोग कहेंगे कि जी आपने या अभी 2 परफॉर्मेंस आई तो ऐसा नहीं है। आपको रीड इन बिटवीन द लाइंस करें ना कि उसका माइंडसेट कैसा है, खेल कैसा रहा है। इसलिए वो प्लेयर जो परफॉर्मर हो तो वही कैप्टनसी का भी हकदार पहले बनता है। ठीक है। तो पाकिस्तान टीम के जैसे साउथ अफ्रीका ने स्मिथ को बिल्कुल न्यू कैप्टन बनाया था, रॉ था बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उसका माइंडसेट ऐसा था। और साहबजादा फरहान की ये बात है कि ही हैज बीन द कैप्टन फॉर शाइन्स एट द सेम टाइम। और दूसरा भी एक टीम को डोमेस्टिक में की उन्होंने, डोमेस्टिक में भी किया, 63 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए। ही हैज गॉट ऑल द एक्सपीरियंस ऑफ 4-डे क्रिकेट एट द सेम टाइम। ठीक है। तो मेरा मतलब है कि और जब सरफराज कैप्टन बने थे तो आई वाज द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान जिसमें हाईलाइट किया था कि तीनों फॉर्मेट का एक ही कैप्टन होना चाहिए, ताकि ये बिकरिंग और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि जी मैं कैप्टन या मेरा आदमी इस फॉर्मेट का बन जाए। मैंने कहा ये चीज़ें तमाम ख़त्म करें। और उसके अंदर जब ये अजहर अली कैप्टन थे उस वक्त ये बात ऑन एयर एक टीवी के ऊपर नसीम के प्रोग्राम में की थी। तो बात यह है कि इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि ये जो पॉलिटिक्स क्रिकेट के अंदर आ गई हुई है ये ख़त्म हो और एक फर्म स्टांस के ऊपर ऐसा बंदा खड़ा रहे। और अभी सवाल कर लेता हूं इमीडिएटली आपके पास रिजवान भी है जिसने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में सर आपने उनके साथ किया क्या? टेस्ट मैच के चौथे दिन वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं, माइक हैसन लेटर लिखते हैं, सब स्टोरी याद होगी दुल्करनैन को भी। आपने चौथे दिन टेस्ट मैच की रात को प्रेस रिलीज निकाला कि ही इज बीन सैक्ड एज अ कैप्टन। उनका नाम तक नहीं था प्रेस रिलीज में, शेख साहब आप उनकी बात कर रहे हैं, उनका नाम तक नहीं था। और शाहीन वनडे और सलमान T20 कैप्टन बन गए। ये तो आपने सर वो ज्यादती की उसके साथ। चलें। तो आपके पास एक ऐसा कैप्टन है जो इस T20 फॉर्मेट के अंदर भी थोड़ा से क्रॉस शॉट, क्रॉस बैटेड शॉट, जैसे बाबर है वो करेक्ट क्रिकेट खेलना मांगता है। हमें पसंद नहीं थी ना। मैं दुल्करनैन शेख के साथ चलता हूँ। दुल्करनैन जब ये रिजवान इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस कर रहे थे बाबर के साथ, हम वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, सेमीफाइनल खेले, एशिया कप खेले, दोनों की 2-2 रन की पार्टनरशिप है, सेंचुरीज हैं, आईसीसी के अवार्ड जीते। आपने सब अपनी आंखों से देखा जब वो इनको अवार्ड भी जो है वो गद्दाफी स्टेडियम में दिए गए थे, जब तीनों इकट्ठे एक साथ खड़े कितने अच्छे लग रहे थे। लेकिन हमें पसंद नहीं थे। हमने कप्तान को ऐसे दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाला कि भाई आप होते कौन है? आपने ऑस्ट्रेलिया में जितवाया, साउथ अफ्रीका में जितवाया, लेकिन हम माइक हैसन के कहने पे अब फैसला कर रहे हैं। दुल्करनैन शेख साहब, रिजवान बेचारे का कसूर क्या था, मुझे तो आप ये बता दें जो टीम से बाहर हैं वो। देखिए उनका कसूर ये था कि वो बहुत ज्यादा यस सर नहीं थे, वो यस मैन टाइप नहीं थे। मतलब वो सादे से इंसान से अपनी गेम से काम रखते थे और उसके अलावा उन्हें कुछ आता नहीं था उस तरह का जिसमें वो लगे कि यार ये बड़े ही मतलब मेरा पसंदीदा कैप्टन है। और मैं आपको याद कराऊं कि ये पिछला T20 वर्ल्ड कप निकाल के उससे पीछे जितने भी हमारे T20 वर्ल्ड कप थे, जो रिजवान और बाबर का सेंस में आप कहें ना चाहे स्ट्राइक रेट वो कैसा था, पर हमारी टीम सेमीफाइनल और फाइनल तक खेली हुई है T20 के, उससे पीछे 2 T20। इस तरह हाल नहीं हुआ जिस तरह ये पिछले 2 T20 में हुआ है। और अभी रिजवान के हवाले से देखें, मैं आपको बताऊं कि कुछ थोड़ा सा एक माइंडसेट होता है इस क्रिकेट बोर्ड को माइंडसेट में, या इस सिलेक्शन कमेटी के माइंडसेट में, या माइक हैसन के माइंडसेट में अपने लोगों को साथ लाना था, वो लाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप एक कोच को, मैं नहीं कह रहा माइक हैसन को आप चेंज करें, मैं नहीं कह रहा आपके पास नया कोई कोच आएगा नहीं आएगा, पर मेरा ये सवाल है कि अगर माइक हैसन ने आपसे अपनी सारी बातें मनवा ली और रिजल्ट 0 है, तो फिर तो आप उससे पूछ सकते हैं ना कि भाई अब आप बताओ अब हम क्या करें। और मैं बिल्कुल ये जो साहबजादा फरहान वाली बात कर रहे हैं शेख भाई, वो एक नडर किस्म का फैक्टर है। और अगर आपको लगता है कि आपने पिछली किसी वो कहते हैं पिछली उलझनों में नहीं जाना और नए अंदाज से चलना टीम को, तो फिर आउट ऑफ द बॉक्स सोचें और सोचें, इसमें कोई दूसरी ट्राई नहीं है। और कब सोचेंगे हम, ये पता नहीं चलता। कल की बात लगती है जब हम यूएसए से हारे और पहले राउंड से T20 वर्ल्ड कप के बाहर हुए, तो हमें कहा गया कि आप 2026 तक हम प्लानिंग कर लेंगे, और प्लानिंग का असर हमने देख लिया कि क्या निकला है। तो 2028 साहब, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, चूंकि रिपोर्टर हैं आप, आपको याद होगा कि जब इंक्वायरी बैठी थी, गैरी कस्टन ने उसके बाद रिपोर्ट भेजी थी, सारा कुछ हुआ था, जिन खिलाड़ियों के नाम थे, मैं क्या दोहराऊं, कोई एक्शन लिया हमने उनके खिलाफ? सर्जरी की बातें हुई, लेकिन हमने किसी को पेनलाइज किया, कोई फाइन किया? सबके नाम मौजूद थे इस रिपोर्ट में, किसका कंडक्ट अच्छा था कितना नहीं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल वो ये भी था। और फिर देखिए, अब मैं मतलब जाऊंगा तो, क्योंकि मैं लाहौर बेस्ड हूँ, बाबर आजम को मैं अंडर 19 से जानता हूँ। बाबर आजम किससे कब कहाँ किसके घर जाके मिले और उसके बाद उनकी सिलेक्शन हुई, ये मामला भी है। सो मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर ये लगता है
कि वो इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर असरअंदाज नहीं होते और उनका गेम से कोई लेना देना नहीं है, प्लेयर सिलेक्शन में कोई लेना देना नहीं है, फिर उन्हें कम से कम ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जिससे ये साबित हो कि उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर वो बिल्कुल ऐसे पेस सेविंग करके चुप रहते, इसका ये मतलब है फिर वो कसूरवार नहीं है, सिलेक्शन कमेटी भी कसूरवार नहीं है, फिर कहीं ना कहीं और से डोरियां हिल रही है। चलिए जी, डोरियां तो हिल रही हैं, लेकिन जब तक प्रेस रिलीज नहीं आएगा, मैं ही ऑनर कह रहा हूं कि मैं इस खबर को जो है ना वो सही नहीं मानूंगा, क्योंकि अब तक इसकी बातें जो है ना वो ठीक। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं। जुल्करनैन, आपका शुक्रिया। जब वापस आएंगे जनाब, वर्ल्ड कप तो हो रहा है और चूंकि हमारी टीम बाहर होगी, लेकिन फिर भी हमें उसकी बात करनी है। पहले सेमीफाइनल में बात करेंगे शेर साहब से इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। तो जनाब, ICC T20 वर्ल्ड कप में आज भी आराम का दिन है, कल भी, लेकिन फिर 4 तारीख को पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के दरमियान, और फिर 5 मार्च को भारत और इंग्लैंड की टीमें दूसरे सेमीफाइनल मध्य मुकाबिल होंगी। शेख भाई, पहला सेमीफाइनल हो रहा है न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का, और ये ईडन गार्डन्स में होगा, यानी कि इंडिया में खेला है, कलकत्ता के अंदर। दोनों टीमों की हालिया फॉर्म को देखते हुए जैसे वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस रही है, डेफिनेटली एक बहुत अच्छा सेमीफाइनल लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके क्या एनालिसिस रहेंगे दोनों टीमों को देखते हुए? दोनों नहीं, चारों टीमें ऐसी हैं इस वक्त टॉप फॉर्म में भी हैं, पीक कर गई भी हैं, और चारों विनर हो सकती हैं वैसे देखा जाए तो। लेकिन ये कि अब ये पहले मैच जो है न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका, बहुत तकरीबन समवॉट सिमिलर स्ट्रेंथ है उनकी, और बहुत अच्छा खेल रहे हैं दोनों। लेकिन न्यूजीलैंड मैं समझता हूँ कि जिस तरह से मतलब मुकाबला किसी को सुपीरियर मार्क्स देना कि ये ज़्यादा अच्छे हैं उससे, तो वो मेरा ख्याल इस वक्त गलत होगा। ठीक है। लेकिन बट आई स्टिल बिलीव कि इनके पास न्यूजीलैंड के पास जो बॉलिंग की स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी ऑन द वीकर साइड ज़रूर है, लेकिन और शेख भाई कलामी रिमाइंडर के जो दोनों का मैच हुआ था ग्रुप स्टेज में, वहाँ 170 को बहुत जल्दी 15-16 ओवर में चेस कर लिए थे साउथ अफ्रीका ने, और ठीक ठाक धुलाई की थी क्विंटन डिकॉक ने। तो वो न्यूजीलैंड के माइंड में जरा रहेगा, साइकोलॉजिकल एज आप समझते हैं उस वजह से जनूबी अफ्रीका को हासिल रहेगा कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप नहीं हराया उनको? बिल्कुल वो रहेगा, लेकिन ये कि आई स्टिल बिलीव कि इनके पास जो साइफर्ट और जो फिलिप्स जैसे 1-2 प्लेयर हैं, उनके पास भी क्विंटन डी कॉक्स और मिलर जो हैं, ये ऐसे प्लेयर हैं कि ऑन द डे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे के पूरा टीम को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं कि भाई आपकी फेवरेट टीम अगर कौन सी है या जीतेगी, ये मैं नहीं कह सकता हूँ इस वक्त। ज़्यादातर पूरे टूर्नामेंट में कोई ना कोई टीम का विनर और लूजिंग साइड का बताते रहे हम, लेकिन अब ये कि ऐसा स्टेज है कि बड़ा मुश्किल है। दोनों बहुत अच्छी हैं। न्यूजीलैंड वैसे मेरी फेवरेट टीम में से है। ठीक है, न्यूजीलैंड के ऊपर मैं फिनिश करूंगा, उसके बाद फिर हम दूसरे सेमीफाइनल पे और इंशाल्लाह कल इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे दोनों टीमों के स्क्वाड के साथ, और फिर क्या इस वक्त अवेलेबिलिटीज हैं। साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग है सर, जिसके अंदर हम रबादा को देखते हैं, खासतौर पर लुंगी एंड गीडी की जो स्लोअर बॉल्स हैं, जिस तरह तो उन्होंने कंडीशन को अडॉप्ट किया है, न्यूजीलैंड थोड़ा सा अगर मुझे लगता है कि ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती है अपने दोनों ओपनर्स पे। जब वो बहुत फ्लाइंग स्टार्ट करते हैं, जब वो नहीं कर पाते तो थोड़ा सा, लेकिन आई एग्री विथ यू, ऑन अ गिवन डे नॉकआउट मैच है, एनी टीम कैन विन। बट आप समझते हैं कि थोड़ा सा न्यूजीलैंड अपने ओपनर्स पे ज़्यादा रिलाई कर रहा है? न्यूजीलैंड ओपनर पे तो ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, लेकिन सेम गोज़ फॉर साउथ अफ्रीकन टीम के क्विंटन डी कॉक जिस दिन स्कोर करता है, माकरम ने एक या दो अच्छी इनिंग ज़रूर खेली, लेकिन क्विंटन डी कॉक जो है वो पूरा गेम को एक तरफ लेके चली है। इतना सुपीरियर उनकी बैटिंग नज़र आती, कम बॉलों के अंदर इतने स्ट्रोक प्ले वो खेल रहे होते हैं और रन ज़्यादा बना रहे होते हैं। तो वहाँ नेचुरली इस पूरे टूर्नामेंट में जो टॉप ऑर्डर जो 1 to 4 नंबर हैं, वहाँ से अगर एक्सेलरेशन ऐसा जैसे साहबजादा फरहान और हमारे फ़खर ने दिया आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, इस तरह थ्रू आउट इस टूर्नामेंट की ट्रेल देख लें आप, तो उसके अंदर टॉप ऑर्डर नहीं कुछ करा तो वो टीम ने ग्रेट शेक्स पैदा करे। तो साउथ अफ्रीका ज़्यादा टफर टीम है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, बैलेंस वाइज शेड अबव है, शेड अबव साउथ अफ्रीका है। लेकिन ये कि या तो बाज़ टीमें आपको ज़्यादा पसंद होती हैं, तो इसलिए मैंने न्यूजीलैंड का। ठीक, चले, मैं तो साउथ अफ्रीका को इसलिए पसंद करूंगा कि बेचारे आखिरी ओवर में लास्ट टाइम भी हार गए थे, और डेविड मिलर का कैच आपको याद है, तो ये दे बिकेम वेरी नियर टू विन द आईसीसी इवेंट। लेकिन चले, बाद में वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो जीते। अब सर बात करते हैं दूसरे सेमीफाइनल की। इस पर आगे चल के जैसे मैंने कहा कि अभी डिटेल एनालिसिस तो करेंगे, लेकिन आज हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू करते हैं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, भारत की सर इस वक्त जो फॉर्म है अपने घर में, उन्होंने दोनों की नियर परफेक्ट विकेट नहीं आई,
बट इंडिया ने बहुत अच्छा मैच जीत लिया संजू सैमसन की बैटिंग की बदौलत। इंग्लैंड तो बिल्कुल ही 5 या 6 साल पहले की जो पाकिस्तान टीम होती थी ना, बस कैसे कैसे पहुंच जाते थे। उनके बड़े क्लोज मैच रहे। वो रेहान की जो हीरोइक्स है, जैक की हीरोइक्स है, दे somehow managed to win and enter the semi-final। आप इस सेमीफाइनल को कैसे देखते हैं? क्लियरली आई एम श्योर इंडिया अपने घर पे खेल रहा है, उनको बहुत बड़ा एज तो हासिल है ये। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच में इंग्लैंड थोड़ा वीकर स्टांस पे कर रहा है। स्पिन डिपार्टमेंट में इतने ज़्यादा अच्छा नहीं है। मेरा ख्याल से इंडिया वर्सेस ब्रुक्स मैच है रादर देन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। बिल्कुल ठीक ब्रुक्स की एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर परफॉर्मेंस होती है, उनके स्पिनर्स को चक्रवर्ती और वरुण को अच्छा खेल लेते हैं अगर, तो फिर एक रीजनेबल टारगेट अगर पहले बारी आती है या सेकंड बारी, तो उसमें कुछ इम्पैक्ट पैदा कर सकते हैं। वरना इंग्लैंड की टीम अभी ज़्यादातर आ तो गई है सेमीफाइनल में, लेकिन अभी उनकी तरफ से जैसे आपने कहा कि अभी वो पीक नहीं करी है अभी भी। उनका कॉम्बिनेशन जो है, वो जो कॉम्बिनेशन लॉक होता है, वो परफेक्ट जो चीज़ होती है, हर डिपार्टमेंट की तरफ से टॉप परफॉर्मेंस आ रही हो, वो नज़र नहीं आ रहा। अभी कॉम्बिनेशन वो बन नहीं पा रहा, एक प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंट ज़्यादा आ रही है। वेयर एज इंडिया की टीम का कोई ना कोई ऐसा टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, इवन लेट ऑर्डर, पांड्या ने 50-50 रन या क्विक फायर रन जो करे, वहाँ इम्पैक्ट डाला और टीम को अपनी जिताने में कामयाब हुए। तो इंडिया की टीम थोड़ी सुपीरियर है बिफोर द गेम स्टार्ट्स। इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूंगा, आई थिंक क्लोजिंग से पहले, कि इंडिया के जो स्पिनर्स हैं, जो माजी में हमने कुछ आईसीसी इवेंट देखे या अपने घर में, इवन इनको हालिया अरसे में टेस्ट क्रिकेट में भी मार पड़ गई अपने घर में, इनके स्पिनर्स उस तरह से जो मैजिकल परफॉर्मेंस है ना, वो नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे। आपने देखा कि इनको न्यूजीलैंड घर में हरा के चला गया, इनको रिसेंटली कुछ वनडे में भी शिकस्त हुई। पिछले मैच में भी अगर आप देखें तो अच्छी खासी रॉबमन बावल ने और होल्डर ने इनको डिकोड कर लिया था। तो ये आप एंगल देखते हैं कि अगर इंडिया उस तरह से जो फेवरेट हमेशा कहलाया जाता है, लेकिन इस बार इनके स्पिनर की परफॉर्मेंस वैसी नहीं है। कुलदीप यादव को बैठा के रखते हैं क्योंकि वो बैटिंग नहीं कर सकते। हमने देखा कि अक्षर पटेल और इसी तरह जब वरुण चक्रवर्ती खेलते हैं, दोनों को में से एक ऑलराउंडर है। डू यू थिंक कि कुलदीप यादव कैन ऐड सम स्पाइस, कि वो एक अच्छे स्पिनर ऐसे हो सकते हैं जो गेम चेंजर हो? इन दोनों की तो मुझे कोई दाल गलती नजर नहीं आई सर वर्ल्ड कप में। हाँ, स्पेशली लेकिन वो उसको दुबे को एज अ बैट्समैन, दुबे इनको डूबते से बचा लेते हैं। वो बैटिंग के अंदर जो है वो बल्कि दूसरों को भी सेव करके निकाल लेता है उस ट्रबल वाटर्स में से। तो बात कुलदीप का अच्छा पॉइंट है कि वो बहुत गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन ये है कि इंडिया की टीम जो है वो ऑन द डे ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। बिल्कुल। और उनके पास जो परफॉर्मर हैं, एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरी नज़र में जो है, हर टूर्नामेंट और एक हायर प्लेटफॉर्म का फ़र्क होता है। ये वर्ल्ड कप का स्टेज है। इनके माइंडसेट में ये डाली हुई चीज़ फ्यूल अब इंजेक्ट किया हुआ है कि यू आर द विनर्स और यू आर द बेस्ट टीम अराउंड द वर्ल्ड। वो एक अंदर से गुड फील फैक्टर जो है ना, वो उनके दिल और दिमाग में, उनके क्राउड में भी है। उनसे आप बात करें तो वो दूसरा प्लेयर ऐसी कोई बात नहीं करेगा कंट्री का, वो बोलेंगे कि हम ही विनर हैं। तो ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया। मैं इसी सवाल की तरफ आ रहा था कि इससे पहले बड़े बड़े आईसीसी इवेंट, इवन लास्ट वर्ल्ड कप में भी विराट कोहली ने बड़ी शानदार इनिंग खेली थी फाइनल में, कैलकुलेटेड इनिंग थी पिच को देखते हुए। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया गिरा ही गिरा 180 पे 190 पे, तो संजू सैमसन फ्रॉम नोवेयर, उनकी जगह कुछ अरसे पहले नहीं बन रही थी। बट ये आप समझते हैं कि वो जो कल्चर बन गया, संजू सैमसन उस कॉन्फिडेंस को लेके ही इतना आगे बढ़ा कि वो विराट कोहली जैसे नहीं खेल गया। देखें, किसी ने तो खेलनी थी पहले, उन्होंने भी एसेस किया, उन्होंने प्रॉपर क्रिकेट शॉट खेले। ऐसे नहीं है कि आगे आंख बंद करके पांव रखा, प्लांट किया और क्रॉस बैट मार के चौके मारे। प्रॉपर बैटिंग करके, आर्टिकुलेट बैटिंग करके उन्होंने जितवाया। चलिए हम इस पे बात करेंगे, हमारे पास भी कल का दिन है और इंडिया इंग्लैंड का मैच है, इसी तरह न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका, और इस पर हम जरूर बात करेंगे। कल हमें ज्वाइन कीजिएगा इंशाल्लाह 11 बजे। मुझे और शेख भाई को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।